हर्ष भाई, आपने एक कहानी सुनाई थी मुल्ला नसरुद्दीन की। तो मैं वो दोबारा सुनना चाहता हूँ क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगी वो। और अब अगर उसका मतलब भी अगर ब्रॉड लेवल में कई लोगों तक पहुँचे, जैसा आपने समझा है और जैसा हमें समझना चाहिए, वो आप कृपया बताएं। हाँ, वो बहुत अच्छी कहानी है। हमारे टीचर नवज्योति सर ने सुनाई थी हमें ये कहानी। मतलब हमारे यहाँ कहानियाँ खूब चलती हैं। ये भी एक पॉपुलर कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन की। मैं समझता हूँ नॉर्थ इंडिया में जो लोग हैं और इवन पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में जो लोग हैं, वो इस कहानी को जानते ही होंगे। ये कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन की। मुल्ला जी शाम के वक़्त दिन ढ दिन द दिन ढल गया था, अंधेरा हो गया था, तो अपने गाँव के गली में कुछ ढूँढ रहे थे। वो जो गली थी गाँव की, उसमें जो घर थे, घरों के बाहर मशालें लगी हुई थी, तो उस गली में रोशनी थी। तो उन मशालों की रोशनी के नीचे मुल्ला जी कुछ ढूँढ रहे थे, परेशान थे, कुछ खो गया था। तो आने-जाने वालों ने पूछा कि मुल्ला जी क्या हुआ? क्या खो गया? क्या ढूँढ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे घर की चाबी खो गई है ना? वो ढूँढ रहा हूँ। तो वो लोग भी लग गए ढूँढने में, मिली नहीं। फिर कुछ और लोग आ गए, उन्होंने पूछा क्या हुआ? वो भी लग गए ढूँढने में। इस तरह पूरी गली मुल्ला जी की चाबी ढूँढने में लग गई। लेकिन चाबी मिली नहीं किसी को। तो काफ़ी देर के बाद जब नहीं मिल रही थी चाबी, तो लोगों ने कहा भाई रुक जाओ ज़रा 1 मिनट। और मुल्ला जी को कहा मुल्ला जी ज़रा याद करने की कोशिश करो, ज़रा रिकॉल करने की कोशिश करो कि आखिरी बार चाबी कहाँ देखी थी, और फिर वहाँ से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि चाबी कहाँ होगी। तो मुल्ला जी ने कहा कि वो गांव के दूसरी तरफ जो गली है, वहाँ पे चाबी मैंने देखी थी और वहीं गिरी है वो। तो लोग बड़े हैरान हुए, कहने लगे जब चाबी वहाँ गिरी तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तो मुल्ला नसरुद्दीन का जवाब था कि यहाँ तो रोशनी है और वो जो गली है वहाँ तो अंधेरा है, तो ढूंढूंगा तो वहीं जहाँ रोशनी होगी। है ना? ये कहानी है, बहुत पॉपुलर कहानी है, सभी ने सुनी होगी। तो हमारे टीचर ये कहानी सुनाते थे हमको, ये समझाने के लिए कि जो चाबी है, जो खोई हुई चाबी है, वो है भारत की ह्यूमैनिटीज़। भारत का जो जो समाज शास्त्र है, भारत का जो दर्शन शास्त्र है, वो खोया हुआ है। लेकिन हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं पश्चिम यूरोप के एनलाइटनमेंट की रोशनी में। यूरोप से जो एनलाइटनमेंट आया, उसकी जो रोशनी है, उसके तहत हम ये ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ मिलेगा नहीं। अमित भाई, ये समझने की बात है कि आधुनिक भारत में जो अंधकार छाया हुआ है, वो यूरोप की रोशनी का अंधकार है। इसको आप इस तरह समझिए कि हम रात को जब गाड़ी चला रहे हैं और सामने से ट्रक की जब लाइट पड़ती है आँख पर, तो चकाचौंध से हमको कुछ दिखता नहीं है रास्ते पे। हम्म। तो ये जो यूरोप का जो चकाचौंध है, इससे अंधकार फैला हुआ है हमारे जीवन में, हमारे समाज में। और जो चैलेंज है वो ये है कि इस चकाचौंध को हटाकर अपनी समाज व्यवस्था, अपनी ज्ञान व्यवस्था, ज्ञान परंपरा को ढूँढना। तो हमारे नवज्योति सर कहते थे कि हमारा जो काम है वो है कि अंधेरी गली में चाबी ढूँढना, जहाँ लाइट नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई लिटरेचर मौजूद नहीं है, ऐसा कुछ कोई बहुत ख़ास मेमोरी नहीं है ना? तो इनके एब्सेंस में हिंदुस्तान की सामाजिक व्यवस्था को ढूँढना, हिंदुस्तान की ज्ञान परंपराओं को ढूँढना, ये एक टास्क है। और हमारे नवज्योति सर कहा करते थे कि हमें उल्लू की नज़र होना है। उल्लू की ख़ास बात ये है कि वो अंधेरे में देख पाता हम्म। है ना? ये मेटाफर है, इसको लिटरली लेना नहीं चाहिए, मेटाफोरिकल ये उपमा है एक। तो जिस तरह उल्लू अंधेरे में देख पाता है, वैसे ही हमको आधुनिक हिंदुस्तान में जो अंधकार छाया हुआ है, उस अंधकार में हमको हिंदुस्तान की चाबी ढूँढनी है। यूरोप की लाइट में नहीं ढूँढना है। आसान काम है यूरोप की लाइट में खोजबीन करना, लेकिन वहाँ कुछ मिलेगा नहीं।
ऐसा नवज्योति सर कहते थे हमको। और इसी कहानी के संदर्भ में वो हमको धर्मपाल जी और रविंद्र शर्मा गुरु जी का महत्व समझाते थे कि ये जो लोग हैं, ये पश्चिम के नॉलेज कैटेगरी से प्रभावित नहीं है। इनका जो भी अनुमान है हिंदुस्तान के बारे में, वो पश्चिम से इन्फ्लुएंस नहीं है। ये लोग पश्चिम से इम्प्रेस्ड नहीं थे ये लोग। तो ये कहानी है, ये हमें अच्छी लगती है। मेरे ख्याल से सोचना चाहिए इस कहानी के बारे में। बिल्कुल हर्ष भाई, बहुत सुंदर। और मुझे लगता है हम जैसे नौजवान और जितने भी हैं युवा पीढ़ी के, वो सब इससे लाभान्वित होंगे और एक चिंतन उनके दिमाग में फूटेगा एक। हर्ष भाई, जितनी भी पढ़ाई की है और सुनने में भी जितना आया, आसपास के जितने लोग थे उन्होंने सबने यही कहा और बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और इसी की वजह से ही हम आगे बढ़े हैं। ऐसा कुछ मोटा मोटा सुनने में आया और मुझे भी यही लगता था। पर रविंद्र शर्मा गुरुजी को सुनने के बाद और धर्मपाल जी को पढ़ने के बाद ये भी समझ में आया कि हमारा देश कृषि प्रधान नहीं, उद्योग प्रधान देश रहा है। कृषि या और अन्य सारे क्षेत्र जो हैं वो केंद्र में रहे थे, पर परंतु प्रधानता उद्योग की रही। पर मैंने आपका व्लॉग अभी पढ़ा था हर्ष भाई, कुछ समय पहले, और उसके बाद आपसे बातचीत हुई थी और उसके बाद मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसमें आपने एक शब्द लिखा था कि भारत देश, मुझे ये लगता है आपने लिखा कि ये कथा प्रधान देश रहा है हमारा। तो इस बारे में अगर आप थोड़ा और प्रकाश डालें, आपका क्या चिंतन है इस एक शब्द के बारे में और इस विचार के बारे में। जी अमित, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक तो ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, ये तो भ्रम की बात है ना। ऐसा नहीं है, ये तो एक पंडित नेहरू की एक गलत विवेचना थी। और अब तो ये सब मानते हैं कि हिंदुस्तान कृषि प्रधान नहीं, उद्योग प्रधान देश रहा है हमेशा से। और इसके तो बहुत आंकड़े हैं, मतलब खुद वेस्टर्न हिस्टोरियंस ये डेटा देते हैं कि 1750 में हिंदुस्तान का जो औद्योगिक आउटपुट था, जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था, वो दुनिया में 1/3 के लगभग था। करीब 30% इंडस्ट्रियल आउटपुट दुनिया का जितना है, उसमें से 30% आउटपुट हिंदुस्तान का है। और इसका कारण है हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग कारीगरी, है ना। हमारे यहाँ कपड़ा, लोहा, दुनिया भर का कारीगरी का समाज जो बन रहा है, वो बहुत मास लेवल पे बन रहा है और बहुत हाई क्वालिटी का सामान बन रहा है। इसको लेके अब अनेक दस्तावेज, अंग्रेज़ों के खुद के दस्तावेज मौजूद हैं। लेकिन शायद आम आदमी में जो भी स्कूल के टेक्स्ट बुक पढ़ता है, उसको भी लगता है कि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश ही है। ये करेक्शन अभी स्कूल के लेवल पे हुआ नहीं है, लेकिन जो विद्वान हैं वो तो मानते हैं कि ये बात गलत है ना। हिंदुस्तान औद्योगिक प्रधान देश रहा है हमेशा से। मेरे मन में ये विचार उठा, और ये मैं हो सकता गलत ही हूँ इसमें, लेकिन मैं एक डिपार्चर यहाँ करना चाहता हूँ कि शायद ये बात भी ठीक नहीं है। हिंदुस्तान उद्योग प्रधान भी नहीं रहा है, हिंदुस्तान कला प्रधान मुल्क रहा है या कथा प्रधान मुल्क रहा है। हमारे यहाँ जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है ना, मतलब क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करनी है, इसका पैमाना है कि सामाजिकता हमारी मजबूत हो रही है, कमज़ोर हो रही है। मतलब इकोनॉमी सही हो या गलत हो, इसका आधार है हमारी सामाजिकता। हमारी सामाजिकता मजबूत होती है जिस एक्टिविटी से उसको बढ़ावा देना है, और जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी से सामाजिकता कमज़ोर होती है उसको रोक देना है। ये एक सेंटिमेंट हमेशा से रहा है। और सामाजिकता को मजबूत करने के लिए हमारे यहाँ कलाओं का विशेष योगदान रहा है। हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा कलाकारों का हिस्सा रहा है, का समाज रहा है, जिसको हम लोग भिक्षावृत्ति समाज कहते हैं ना। ये लोग नाटक वाले लोग हैं, कथा गाने वाले लोग हैं, पेंटिंग वाले लोग हैं, कठपुतली वाले लोग हैं, संगीतकार हैं। ये दुनिया भर की विभिन्न जातियां हैं जो कि कलाओं के प्रदर्शन में लगी हुई है। और
ये हिंदुस्तान की सामाजिकता के मूल में है। ये इनका जो कंट्रीब्यूशन है, कला भिक्षावृत्ति जातियों का जो कंट्रीब्यूशन है, कलाओं का जो परफॉर्मेंस है, ये हिंदुस्तान की सामाजिकता के मूल में है। और हमारी सारी की सारी आर्थिक गतिविधि इस बात से तय हो रही है कि वो सामाजिकता को बढ़ा रही है या ख़त्म कर रही है। अगर आप देखें, है ना, हमारा कोई भी आर्थिक लेन देन वो सिर्फ लेना देना नहीं है, वो पूरा एक फेस्टिविटी बनती है, एक सुंदर वातावरण बनता है जिसके तहत वो लेन देन होता है, उसमें रिचुअल्स होते हैं, सिर्फ लेना देना नहीं होता है। एक बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान जो इतना विविध मुल्क है ना, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो इतनी विविधताएं हैं, इस विविधता में जो एकता आ रही है वो हमारे कलाओं और कथाओं द्वारा आ रही है। ये हमारी कथाएं हैं, अनेकों कथाएं हैं जो कि एक तरह का मानस हमारा बना रही हैं अक्रॉस द कंट्री, है ना। हमारा एक तरह का मानस बना रही है, मतलब लोगों में एक तरह का भाव है कि भाई क्या चीज़ करने लायक है या क्या चीज़ करने लायक नहीं है। ये जो मानस बन रहा है कथाओं से बन रहा है। तो ये थॉट नया है, तो उसमें काफ़ी स्पेकुलेशन भी है, लेकिन मेरा आपसे ये अनुरोध है, आपसे भी अपने मित्रों से भी, कि हम लोग थोड़ा इस बात पर विचार करें कि हिंदुस्तान को हम कृषि प्रधान भी नहीं माने, उद्योग प्रधान भी ना माने, बल्कि हिंदुस्तान की प्रधानता में हम कलाओं को और कथाओं को रखें। और ऐसा देखने की चेष्टा करें कि जो कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, वो कलाओं और कथाओं द्वारा संचालित हो रहा है ना। ऐसा मुझे अभी ऐसा लगता है। बहुत हर्ष भाई, ये तो बड़ा अच्छा मेरे लिए सुनना रहा। और भविष्य में भी अगर आपका जो भी चिंतन इस बारे में होगा तो हाँ, मेरा अनुरोध होगा आपसे कि वो आप शेयर करें। पर इसके साथ एक मैं सवाल आपसे कर सकता हूँ क्या हर्ष भाई? जो इसमें आपने एक शब्द प्रयोग किया, भिक्षावृत्ति। भिक्षा और भीख के बारे में क्या आप समझा सकते हैं? इसमें क्या अंतर हाँ, है? ये भिक्षा का गलत ट्रांसलेशन भीख होता है, मतलब एक्चुअली ये सब हमारे आज के समाज की जो दुर्दशा है उसका एक इंडिकेशन है कि हमारा जो भिक्षावृत्ति समाज है वो भीख मांगने पे आ गया है। मतलब हम लोग समाज में 3 वृत्तियाँ मानते हैं: कर्म वृत्ति, वार्ता वृत्ति और भिक्षा वृत्ति। कर्म वृत्ति के वो लोग होते हैं जो कि अपना एफर्ट जड़ वस्तु पर लगाते हैं। तो जैसे अगर मैं अपना एफर्ट लकड़ी पर लगाऊं और लकड़ी पर लगा के कुछ टेबल बनाऊं, कुर्सी बनाऊं, तो मैं कर्म वृत्ति पर आता हूँ। या मैं अपना एफर्ट पत्थर पे लगाऊं, या मैं अपना एफर्ट लोहे पे लगाऊं, है ना। तो जो जड़ वस्तु है उस पर अपना एफर्ट लगा के कुछ निर्माण करना, ये लोग कर्म वृत्ति में आते हैं। तो हमारा सारा कारीगर समाज एक तरह से कर्म वृत्ति का समाज है। इसके अलावा फिर हमारे यहाँ वार्ता वृत्ति है, जिसको वैश्य वृत्ति भी कहते हैं। वो लोग जो अपना एफर्ट चैतन्य पर लगाते हैं। तो जैसे हम लोग किसान हैं, हम लोग वैश्य वृत्ति में आते हैं। हमारा एफर्ट प्लांट पर है। प्लांट एक चैतन्यमयी वस्तु है ना। ऐसे जो भेड़ वाले हैं या जो गाय गोपालन है, उनका एफर्ट भेड़ पर है, गाय पर है, जो कि चैतन्यमयी वस्तु है। जैसे जो हमारा जो बनिया है, जो सेठ है, जो साहूकार है, उसका एफर्ट दूसरे मानव के एफर्ट पर लगता है। तो वो लोग जिनका एफर्ट चैतन्यमयी वस्तु पर लगता है, वो लोग वैश्य वृत्ति में आते हैं, या उनको वार्ता वृत्ति कहते हैं। कर्म वृत्ति वाले लोग और वार्ता वृत्ति वाले लोग समाज में प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करते हैं, है ना। मतलब प्रोडक्शन को इंश्योर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करते हैं, जिसके कारण समाज में समृद्धि फैलती है। ये इनका काम है। लेकिन ये दोनों ही लोग टैंजिबल वस्तु पर अपना एफर्ट लगा रहे हैं। मतलब हम गिन सकते हैं कि 1 टेबल बनी, 2 टेबल बनी, है ना, या इतना मन अनाज हुआ, है ना, या इतना लीटर दूध पैदा हुआ, हम गिन सकते हैं। एक और समाज का हिस्सा है जो कि अपना एफर्ट इनटैंजिबल वस्तु पे लगा रहा है, जैसे नॉलेज पे लगा रहा है। अब नॉलेज को हम गिन नहीं सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते नॉलेज को, है ना। ये अपना एफर्ट वो संगीत पे लगा रहा है, या अपना एफर्ट वो
कहानी पर लगा रहा है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्वांटिफाइबल नहीं है। तो ये लोग क्योंकि अपना एफर्ट ऐसी चीज़ों पे लगा रहे हैं जो कि क्वांटिफाइबल नहीं है, इसलिए इनका एफर्ट का मूल्यांकन कैसे हो, है ना। एक टीचर आया, उसने आपको कुछ ज्ञान दिया, अब उसके श्रम का मूल्यांकन कैसे होगा, क्योंकि ज्ञान तो हम नाप नहीं सकते हैं, है ना। 1 किलो ज्ञान ऐसे नहीं कह सकते हैं, है ना, या है ना 1 मन ज्ञान ऐसे नहीं कह सकते हैं। तो वो जो टीचर जो जो आपको ज्ञान दे के गया, उसके श्रम का मूल्यांकन कैसे हो, ये सवाल है। तो ऐसे लोग भिक्षा पे जीते हैं, क्योंकि वो अपने एफर्ट को क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा भिक्षावृत्ति समाज का रहा है, जिसमें टीचर्स हैं, पंडित्स हैं, स्कॉलर्स हैं, है ना, कलाकार वाली जातियां हैं, कथावाचक, नट, है ना, कठपुतली वाले, संगीतकार, है ना, स्क्रॉल पेंटिंग वाले, ये तमाम जातियां हैं जो कि भिक्षावृत्ति में आती हैं। और भिक्षा एक बहुत सम्मानजनक टर्म है। भिक्षा में एक हायरार्की है, और ये हायरार्की उल्टी है, मतलब देने वाला नीचे है और लेने वाला ऊपर है। जब भिक्षा को भीख भीख में बदल देते हैं तो ये हायरार्की उल्टी हो जाती है। भीख में देने वाला ऊपर है और भीख लेने वाला नीचे है ना। भिक्षा में ऐसा नहीं है, जिसको भिक्षा दी जा रही है वो हमसे ऊपर है ना। वो हमसे भिक्षा लेता है तो हमको अपना सौभाग्य लगता है कि हम उसको भिक्षा दे पाए, उसने हमारे दान को स्वीकार किया। तो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा, पारंपरिक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा हमारा भिक्षावृत्ति समाज का रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि भिक्षावृत्ति के कोलैप्स जो हुआ है पिछले 100, 150, 200 साल में, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी है। हिंदुस्तान की गुर्बत से भी बड़ी त्रासदी है यहाँ के भिक्षावृत्ति समाज का पतन। इस पर कोई बात ज़्यादा हुई नहीं है। हिंदुस्तान की गुर्बत पे बहुत बात हुई है, बहुत विमर्श है, लेकिन यहाँ का जो भिक्षावृत्ति समाज का जो पतन हुआ, यहाँ की कलाओं और कथाओं का जो पतन हुआ, उस पर कोई बहुत चिंतन हुआ नहीं है, होना चाहिए। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का जो मेजर क्राइसिस है वो है हमारे भिक्षावृत्ति समाज का पतन। बहुत बहुत आभार हर्ष भाई, बहुत आपने स्पष्ट किया।